नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। दोस्तों इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट छठे की हम लोग बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं अपने चैनल द जीएस वे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो पेपर मतलब जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे ही रिलेटेड वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये मैंने करंट अफेयर्स में ही प्रश्न पूछा था आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीना गुप्ता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, एमीमीटर परिपथ के साथ किसमें जुड़ा होता है? तो एमीटर परिपथ के साथ दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमीटर की बात कर लेंगे तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लियोनेल मेसी ने 2021 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी और पुरस्कार जीता है। ये इनको 30 नवंबर 2021 को रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और जीता इन्होंने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों की श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है दोस्तों पराश्रव्य तरंगे। क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों पहले हम लोग आवृत्ति की बात कर लेंगे। आवृत्ति आपकी हो जाएगी तरंगों की संख्या जो इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, आपकी आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। ऐसे दोस्तों एच से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। अब इसी में आपका अवस्रव्य लिखा है, जैसे आपका लिखा है अवस्रव्य ध्वनियाँ, तो इसकी दोस्तों जैसे ये लिखा है अवस्रव्य ध्वनियाँ, तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और ये आमतौर पर बड़े आकार के स्रोतों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से उत्पन्न होती है। अब पराश्रवित ध्वनि इसकी बात कर लेंगे दोस्तों, तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और कुछ जीव जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ इस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं। कौन सुन सकता है दोस्तों? कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ जैसे इनको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी ध्वनि। अब मानव कान दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सक्षम होते हैं, इससे अधिक नहीं होती है। अधिक में दोस्तों सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ ही सुन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, विश्व बाल दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व बाल दिवस 2021 की विषय वस्तु है दोस्तों अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसका हो जाएगा। अब विश्व बाल दिवस दोस्तों हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, 20 नवंबर को। इससे पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। और 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन 1959 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। और 2021 की विषय वस्तु दोस्तों अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, कोई कम में कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि यही प्रश्न आपका आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब विद्युत चालकता की बात कर लेंगे तो विद्युत चालकता यह एक पदार्थ की प्रकृति है जो धारा ले जाने के लिए एक पदार्थ की क्षमता को दर्शाती है और यह विद्युत प्रतिरोधकता के विपरीत है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट,
सातवां प्रश्न, भारतीय पुलिस फाउंडेशन आईपीएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस राज्य ने देश के पुलिस बलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह दोस्तों प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश पुलिस ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पुलिस बलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश ने देश के पुलिस बलों में पहला स्थान हासिल किया है। और देश के टोटल 28 राज्यों में, और मतलब 29 राज्य टोटल हो जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए सर्वेक्षणों में क्षमता मूल्य और जनता के विश्वास पर बल का आकलन किया गया। आज दोस्तों आपके 28 ही हैं टोटल। तो ये आपका, इसमें आपका तेलंगाना दोस्तों दूसरे स्थान पर, जबकि असम तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो यह किया दोस्तों तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब तेलंगाना की बात हुई दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अब दोस्तों जिलों की संख्या यहाँ पर है 33, लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7। टाइगर रिजर्व दोस्तों तेलंगाना में अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। अब प्रमुख त्यौहार हैं यहाँ के दोस्तों, काकतीय त्यौहार, दक्कन त्यौहार, बोनालू त्यौहार और बथुकम्मा, दशहरा, उगादि और संक्रांति त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, नवां प्रश्न, रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस एलपीजी दो की दोस्तों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शायद ये मैंने आपको एसएससी जीडी के प्रश्न पर जो पेपर कराया था उसमें मैंने ये बताया था आपको। तो एलपीजी रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और एलपीजी रसोई गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और 3 एलपीजी गैसों के मिश्रण शामिल होते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों एलपीजी का दोस्तों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक संक्षिप्त रूप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके टेक चंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाला फेंक टेक चंद ने जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट। और दोस्तों याद रखिएगा, हम लोगों ने ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों पर ही वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों आपकी बेकेलाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेकेलाइट एक दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों यह वह पॉलीमर जिन्हें दोस्तों संघनित करने पर, गर्म करने पर स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, को हाल ही में हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों के सराहनीय प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ दोस्तों? तो ये शुरुआत हुई थी इसकी दोस्तों 1991 से 1992 तक। कब से? 1991 से 1992 तक स्टार्ट हुआ। और शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद उद्घाटन के प्राप्त करता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, विद्युत चालकता की एसआई इकाई है? तो विद्युत चालकता की एसआई इकाई है दोस्तों सीमेंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चालकता की बात कर लेंगे तो विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहा जाता है। और यह एक मापन है कि कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से धारा प्रवाह हो सकता है, वह दोस्तों विद्युत चालकता कहलाया जाता है। और इसको दोस्तों के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई इकाई दोस्तों सीमेंस है। इसके साइड से सीमेंस है। और दोस्तों आपको जो अन्य विकल्प दिए हैं ओम, एम्पियर और ओम मीटर, तो ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। एम्पियर जो कि दोस्तों धारा की एसआई इकाई है। ओम मीटर दोस्तों विद्युत
प्रतिरोधकता की SI है जो किसी निकाय की करंट प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का माप है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। दोस्तों पश्चिमी शिक्षा और विचारों की शुरुआत ने पश्चिमी दुनिया और आधुनिक विकास के कुछ उन्नत विचारों के ज्ञान को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखिएगा। और ऐसा ही दोस्तों एक आंदोलन था आपका प्रार्थना समाज। ये दोस्तों बम्बई में उभरा और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। हालांकि दोस्तों विद्वान और सुधारक महादेव गोविंद प्रनाडे के इसमें शामिल होने के बाद आंदोलन को लोकप्रियता मिली थी। अब इसके अलावा बात कर लेंगे जो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं आप हम लोगों के, ये दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ये दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और आप इसमें महादेव गोविंद रनाडे जो कि दोस्तों प्रार्थना समाज के मुख्य वास्तुकार थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1.2 गुणते 10⁸ 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है, तब ये हो जाएगा दोस्तों 1.2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका हो जाएगा। अपवर्तनांक की बात कर लेंगे दोस्तों, एक माध्यम में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति के अनुपात को उस माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा दोस्तों 2.5। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग दोस्तों सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों कपूरथला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि दोस्तों कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। कौन दोस्तों? कालीबंगन, जो आपका ये लिखा है। और लोथल जो कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। और रूपनगर या फिर रोपड़ की बात कर लें, जो ये आपका लिखा है, ये दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल है जो घग्गर हकरा बिस्तर के साथ स्थित है। और कपूरथला दोस्तों एक हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो खट्टे दूध में दोस्तों उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। खट्टे दूध या फिर दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण इंसान थका हुआ महसूस करता है। अब इसमें दोस्तों मुख्य स्रोत की बात कर लेंगे, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल की बात करें। जैसे सिरका से दोस्तों एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हैं, नारंगी से दोस्तों सिट्रिक अम्ल, हल्दी दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल और टमाटर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है, सभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। अब बात कर लेंगे पूरे इसमें विस्तार से दोस्तों कि तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में ईस्वी में थानेश्वर के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1192 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और 1191 में दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मतलब पहले हराया था पृथ्वीराज चौहान जी ने, उसके बाद दूसरी बार दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। अब 1194 की बात कर लें दोस्तों, इसमें भारत की तराइन की दूसरी लड़ाई की जीत के बाद चंदावर की लड़ाई में गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, ईस्वी जरूर याद रख लीजिएगा। गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था चंदावर की लड़ाई में। नेक्स्ट इसमें युद्ध और वर्ष और परिणाम की बात कर लेंगे हम लोग दोस्तों। तराई का प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे, ये आपका 1191 में परिणाम दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराई के द्वितीय युद्ध की बात कर लेंगे तो 1192 में इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तथा चंदावर का युद्ध की बात कर लेंगे जो कि 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया और उसे
मार डाला। अब पानीपत की प्रथम युद्ध की बात कर लेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात कर लेंगे तो 1556 ईस्वी में अकबर ने आदिल शाह सूरी के वजीर हेमू को हराया। दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, या तो सन पूछ लेगा, या फिर किसके बीच लड़ा गया तो ये पूछ लेगा, या फिर किसने किसको हराया ये पूछ लेगा, याद रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये ऐसे सब प्रश्न पूछ लेते हैं। और दोस्तों हाइड स्पेस की लड़ाई दोस्तों ये 326 ईस्वी में सिकंदर ने पोरस को हराया, जिसने झेलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र पर शासन किया। खानवा के युद्ध की बात कर लेंगे दोस्तों 1527 में बाबर ने दोस्तों राणा सांगर को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अब 1530 में दोस्तों याद रखिएगा बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? तो रक्त दोस्तों हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों सभी कशेरुकों के लाल रक्त कोशिकाओं के और कुछ अकेशुरकीय किसके दोस्तों अकशेरुकीय के ऊतकों में लोहे युक्त ऑक्सीजन परिवहन मेटलोप्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण हो जाएगा दोस्तों मृतस्य पुराण। कौन सा? मृतस्य पुराण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृतस्य पुराण हिंदू धर्म में सब संस्कृत साहित्य की पुराण शैली में सबसे पुराना और बेहतर है दोस्तों। यह 18 प्रमुख पुराणों यानी महापुराणों में से एक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। अब ग्रोथ हार्मोन आंतरिक पिट्यूरी ग्रंथि में रक्त प्रवाह में जारी किया जाता है ये दोस्तों। अब पिट्यूरी ग्रंथि अन्य हार्मोन भी बनाती है जिनके कार्य विकास हार्मोन से भिन्न होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, शिव को समर्पित है दोस्तों ये मंदिर, और तंजापुर तमिलनाडु में स्थित है। और तंजापुर दोस्तों कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, रक्त समूहों की खोज किसने की? तो रक्त समूहों की खोज की दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी रक्त समूहों की, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो अमरकंटक पठार से दोस्तों नर्मदा नदी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक पठार दोस्तों नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अमरकंटक वह स्थान जहाँ से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हो, यह मैकल पर्वतमाला से समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। और यह दोस्तों नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है, और ये दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर के बहती है, और खम्पास की गाड़ी यानी अरब सागर में बहती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिमित्री मेंडलीफ ने वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर लेंगे हम लोग। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, यह दोस्तों यह तत्वों के आवर्त विन्यास को सिर्फ एक चित्र में निरूपण है, जिसमें दोस्तों 118 तत्व शामिल होते हैं। कितने तत्व? 118। ये आधुनिक की बात कर रहा हूँ मैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसमें वर्गीकृत किया गया दोस्तों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉकों में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम एस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी स्पिरिट
ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। धोनी ने 2011 में टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज को बेतुके तरीके से रन आउट करने के बाद इयान बेल को वापस बुलाने के अपने फैसले के लिए यह पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। अब MS धोनी की बात करेंगे दोस्तों, इनको खेल में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 से 8 में दिया गया था, और इनको पद्म भूषण भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार 2018 में दिया गया था, और 2009 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और धोनी की ही कप्तानी में दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने भारत में 2007 ICC विश्व T20 जीता था, और 2010 और 2016 में एशिया कप जीता था, और ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2013 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? तो लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलेज में दोस्तों हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कार्बोहाइड्रेट पाचन शुरू होता है। मानव शरीर दोस्तों तंत्र में दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल और संबंधित ग्रंथियां तथा मुख्य भोजन को दोस्तों पाचन गुहा में पचाता है। ये मैंने दोस्तों कुछ इसके प्रश्न मैंने आपको पाचन गुहा की बात कर रहा हूँ, पाचन की बात कर रहा हूँ, इसका कल मैंने आपको प्रश्न कराया था, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। मुख गुहा दो प्रमुख कार्य करता है, कौन कौन से? भोजन को लसीकरण और निगलने की सुविधा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की भी बात कर लें दोस्तों, पश्चिम सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी बात हम लोगों ने किया है, और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य जो कि दोस्तों है, और जलदाप राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों अब अन्य बात कर लेंगे राज्य राष्ट्रीय उद्यान और वन जो आपके तीन और दिए गए हैं। झारखंड की बात कर लेंगे, सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आपके झारखंड में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अचन कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, नाबिज जंगली भैंस वन्य जीव अभ्यारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके छत्तीसगढ़ में। बिहार की बात कर लेंगे तो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, राजगीर वन्य अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका बिहार में है। बिहार में दोस्तों कोसी नदी भी बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। और पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे तो दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हो जाएगा दोस्तों आपका साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइटोकाइनिन दोस्तों इसको कई पौधे हार्मोन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विकास और कोशिका विभाजन की उत्तेजना को प्रभावित करते हैं। और साइटोकाइनिन जड़ों में संश्लेषित होते हैं और आमतौर पर एडेनिन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू ही आपकी क्लास मतलब मैक्सिमम 40-45 मिनट जो भी होती है लगातार हम लोग आपकी वीडियो पूरी करवाते हैं आपको बिल्कुल फ्री। आप कोई भी आपको इसका पेड पैसा नहीं देना, कोई भी पेड नहीं, आप पेड कोर्स नहीं लेते हम लोग दोस्तों। बस आपको दोस्तों क्या करना है कि अपना सब आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका दोस्तों सिर्फ आपका यही काम है। इसका हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया में सबसे बड़ा है। और विश्व के बाद दोस्तों कौन है? चीन, और उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप दोस्तों अधिवृक्त ग्रंथि, क्या अधिवृक्त ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। अधिवृक्त ग्रंथियों की बात करेंगे, प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित छोटी ग्रंथियां होती हैं। अधिवृक्त प्रांतः कई हार्मोन को उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, भारत में कितने रामसर स्थल आर्द्रभूमि हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में दोस्तों 47 आर्द्र
रामसर स्थल जो कि आर्द्रभूमि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में 47वें रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। और आर्द्रभूमि बात कर लेंगे तो ये दोस्तों आर्द्रभूमि एक दलदली क्षेत्र है और आर्द्रभूमि को पृथ्वी का स्पंज भी कहा जाता है। और आर्द्रभूमि बाढ़ से पानी सोख लेता है। कहते हैं दोस्तों बाढ़ से पानी सोख लेता है। और आर्द्रभूमि के पास कई जाने वाली जैव विविधता होती है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, जो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांच करने के लिए एक आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तथा कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1:2:1 होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया। किसमें किसमें? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड 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 तथा पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा। इसको दोस्तों ऐसे पढ़ सकते हैं ओलिगोसेकेराइड, हम दोस्तों ओलिगोसेकेराइड पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ओलिगो पढ़ सकते हैं ओलिगोसेकेराइड तथा मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी किसी वस्तु की 3 गुना आवर्धित वास्तविक छवि उत्पन्न करता है तो दर्पण के सामने से कितनी दूरी पर स्थित छवि दिखाई देती है? तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि वस्तु को 3 गुना आवर्तित वास्तविक छवि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह जीता है दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने जीता है। किसने से? WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जीता है दोस्तों। किसका? संगठन नोबेल शांति पुरस्कार का जीता है। दोस्तों इसमें आपका 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP एक संयुक्त राष्ट्र UN संस्था को सम्मानित किया गया और भूख से निपटने के अपने प्रयासों के लिए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकना है। अब विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी तथा यह दोस्तों में खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा की गई थी और 1965 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक पूर्ण कार्यक्रम बन गया। इसका मुख्यालय पूछ लेगा कहाँ पे दोस्तों? इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे है? रोम, इटली में है, याद रखिएगा, इटली में। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों सिल्क। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेशम दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक है और प्राकृतिक बहुलक प्रकृति में होते हैं और इन्हें निकाला जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, IPL 2020 ऑरेंज कप किसने जीती? तो IPL 2020 ऑरेंज कप जीती दोस्तों KL राहुल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन KL राहुल ने IPL 2020 ऑरेंज कप जीती तथा जब उनकी टीम IPL प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि IPL की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई, तब भी दोस्तों इन्होंने ही ऑरेंज कैप जीती थी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपिज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है और यह मध्य कान में स्थित होता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कहाँ पे होता है? तो मध्य कान में। कान भी पूछ सकता है और फिर उसके बाद अंदर ही पूछ सकता है कान में भी किस जगह, तो मध्य कान में। और स्टेपिज का आकार दोस्तों 3 मिलीमीटर और इंटू 2.5 मिलीमीटर होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, इसको जांघ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, मेथानोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है?
तो मेथानोइक अम्ल का दूसरा नाम है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों मेथानोइक अम्ल का दूसरा नाम है, जिसको दोस्तों HCOOH एक का वैज्ञानिक नाम फॉर्मिक अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका साधारण नाम चिली सॉल्ट पीटर है? चिली सॉल्ट पीटर हो जाएगा दोस्तों सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम चिली सॉल्ट पेपर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का साधारण नाम। ये एक क्षारीय धातु नाइट्रेट नमक है और उसका नाम इसलिए क्योंकि ये चिली से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चिली सॉल्ट पेपर ही बोल सकते हैं दोस्तों, पीटर है यहाँ पे दोस्तों, पेपर ही बोल सकते हैं इसको, याद रखिएगा। चिली सॉल्ट पेपर ही बोल सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों बेकिंग पाउडर के रूप में जानते हैं। और सोडियम क्लोराइड को दोस्तों नमक के रूप में जाना जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को दोस्तों सॉल्ट पेपर के रूप में जाना जाता है। सॉल्ट पीटर या फिर सॉल्ट पेपर दोनों ही बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो कि दोस्तों नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर हो जाए। अब जो दोस्तों आपको पता हो दोस्तों, परमाणु बम जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में सबसे पहले अमेरिका द्वारा विनाशकारी हथियार को दिया गया नाम है। और परमाणु बम मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, अब दोस्तों जो हिरोशिमा और नागासाकी दोस्तों जापान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, एक पायसन में होते हैं, तो एक पायसन में होते हैं दोस्तों दो तरल पदार्थ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पायसन में दो या दो से अधिक प्रकार के तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जहाँ एक छोटे या फिर यहाँ तक कि एक अति सूक्ष्मदर्शी आकार की बूंदे के रूप में होता है, जो एक दूसरे से वितरित होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।